Hello students. Today we will start chapter first real numbers. ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेफिनेशन से कि रियल नंबर्स होते क्या है. ठीक है, तो रियल नंबर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स. उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, अब रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले कि प्रॉपरली रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते क्या है. ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी रियल नंबर्स क्या है. रियल नंबर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स का. ठीक है, फिर आते हैं प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ खाली कितने फैक्टर्स होते हैं? टू फैक्टर्स होते हैं. एक होता है नंबर 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ. मतलब 5 जैसे एग्जांपल मैंने ली है. अगर 5 है तो इसका फैक्टर क्या है? 1. मतलब 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है. ठीक है, इन द सेम वे आपके 3 इसकी एग्जांपल है 2 है और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. अगर आपको पूछा जाए तो इवन, अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है तो वो आपका है 2. फिर नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी कंपोजिट नंबर्स. तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो इनके 2 फैक्टर्स होंगे. जो अदर नंबर्स बनेंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या लेते हैं? उनको हम कंपोजिट नंबर लेते हैं. जैसे 8 हो गया, उसका वो 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 4 के आता है, 8 के आता है. तो इसमें 1 2 3 4 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं इसके. ठीक है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. फिर आपका आता है ऑड नंबर. ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते. 3 7 11 13. और इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इसमें आता है इक्लिप्स डिवीजन लेमा. ठीक है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा ये स्टेट करता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी हमारे क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, तब उस कंडीशन में देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स जिनको क्यू और आर बोलते हैं, जो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ए इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे, जिसमें आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन बी है. दैट मीन्स कि 0 इक्वल्स टू यहाँ लगाया है तो 0 जो है वो इंक्लूडेड होगा. बी के यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है तो दैट मीन्स बी इंक्लूड नहीं होगा. कंसेप्ट अगर दिया जाए जैसे -8 डिवाइड बाई 2 है, दैट इज इक्वल्स टू -4 आंसर आता है. हम सॉल्विंग करते हैं. 2 1 जा 2 4 जा, ये जनरली अब डिवाइड करते. तो डिवाइड में कभी भी हम जब नंबर लेते हैं हम कभी भी नेगेटिव लेते हैं. अगर यहाँ पर -8 था तो मैंने यहाँ पर डिवाइड में -8 नहीं लिया, मैंने जनरली 8 लिया. उसके बाद डिवाइड करके वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर माइनस को नेगेटिव साइन को यहाँ पर लगाया. ठीक है, यही इसी का कहने इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? जैसे लिखा है यहाँ पर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इसी लेम्मा के अकॉर्डिंग क्या है वो ये स्टेट कर रहा है कि 8 जो है वो जब भी आप डिवाइड करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की जो कंडीशन दी आपको इक्लिप्स डिवीजन लेमा की, तो वो यहाँ पर सेटिस्फाई करती है. ठीक है, अब यहाँ पर आता है जैसे आपको यहाँ पर -15 डिवाइड बाई 2 दिया, तब भी आपने 15 को लिया जो कि पॉजिटिव था. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिए कि यहाँ पर 15 को डिवाइड किया है 2 से, तो 17 क्या है? 2 7 14 हुआ, तो क्यू क्या है इसमें? 7 क्या है इसमें? कोशेंट है. रिमाइंडर बच गया वो 1 बच गया तो वो इसका रिमाइंडर है. और डिवाइजर क्या था? 2, जिससे हमने डिवाइड किया वो क्या था? डिवाइजर. ठीक है, ये डिविडेंड हुआ, ये डिवाइजर हुआ. जो आंसर मतलब जिससे डिवाइड किया वो 7 जो था वो कोशेंट था, और जो बच गया, जो मेन बच गया वो क्या हो गया? आपका रिमाइंडर. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दिया कि आर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन 5 है, तो उसमें आपकी आर की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. यहाँ पर इक्वल्स का साइन है, दैट मीन 0 इंक्लूड होगा. यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन 5 इंक्लूड नहीं होगा. तो वैल्यूज क्या आएंगी? 0 1 2 3 4. वैसे इन द सेम वे यहाँ पर 0 इंक्लूड होगा. अब 7 इंक्लूड नहीं होगा, तो 7 से पहले वैल्यू क्या आएगी? 6. यहाँ पर भी इस तरीके से ही है, 0 इंक्लूड होगा और 2 से पहले जो वैल्यू होगी आर इज लेस देन 2, दैट इज 0 और 1 इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है. ठीक है, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एक टेक्निक होती है जिससे हम ये मतलब इक्लिप्स डिवीजन लेमा को ही हम क्यों यूज करें, एल्गोरिथम को क्यों यूज करते हैं हम. तो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है आपका यहाँ पर लेमा या एल्गोरिथम स्टेटमेंट जो आपको डिफाइन की गई है, ये इसलिए किया बिकॉज इस स्टेटमेंट के इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं? एच से फाइंड आउट करते हैं किसी भी 2 या 2 से 3 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का ना, हम इससे एच से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेमा क्या होता है. लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसको किसी भी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि ऑलरेडी आपको पूरे डिफाइन करके स्टेप्स ही होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th century पर्शियन मैथमेटिशियन, जिसका नाम था एल-ख्वारिज़मी. ठीक है,
एल्गोरिथम जो था इसका नाम था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि एल्गोरिथम जो है वो एक वेल डिफाइंड सेट का सीरीज है जो कि हमारे को एक प्रोसीजर देता है जिससे कि हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि यूज इक्विवेलेंस रीजन एल्गोरिथम, जिससे हमने क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स है, फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं करूंगी, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका 135 एंड 225। ठीक है, 135 एंड 225। फर्स्ट स्टेप में जो हमने एचसीएफ वगैरह निकालना है और हमने इक्विवेलेंस रीजन लेमा को यूज करना है, तो हम फर्स्टली देखेंगे इन दोनों वैल्यूज में हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर फिर से इसमें आपको मैं स्टेटमेंट बताऊं तो यहाँ पर क्या ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो ए जो है यहाँ पर डिविडेंड का रोल प्ले कर रहा है, बी जो है वो डिवाइजर का क्यूब कोशेंट है और आर जो है वो रिमाइंडर है। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा डिविडेंड, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिविडेंड क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए हमारा ए जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रीजन लेमा जब भी हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना, तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं नंबर में कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमारा ए बन जाता है, अदर नंबर जो है हमारा बी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, वो हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा कि अगर आपको जो पहला नंबर जैसे ये 225 और 135 होगा तो 225 ही आप ए लोगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले अपने कंपैरिजन करना है। ठीक है, हमने कंपैरिजन किया, ए हमारा आ गया 225 और बी की वैल्यू आ गई 135। ठीक, अब हम इक्विवेलेंस रीजन लेमा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ए जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। अब हम देखेंगे कि 135 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि नियर अबाउट मुझे 225 वैल्यू मिले। ठीक है, इससे छोटी ही मिले, इसके नियर, इसके पास पास हो, इससे छोटी हो बट इससे बड़ी नहीं हो। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम डिवीजन में देखते हैं। ठीक है, तो 135 का अगर हम डबल करेंगे तो वो तो 225 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे 135 इंटू 1, रिमाइंडर कितना रहेगा, 90 रह जाएगा। ठीक है, 90 रह जाएगा। अब ये दोनों चीजों को आपने कंसिडर करना है। ठीक है, एक बी की वैल्यू को और एक जो आपकी आर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर है कि आपने करना है, इस हमने इक्विवेलेंस रीजन लेमा के एल्गोरिथम को हमने तब तक अप्लाई करते रहना जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है ना वो 0 नहीं आता। ठीक है, अब देखो इस केस में हमारा 90 रिमाइंडर है जो कि 0 इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो ये दो नंबर्स होंगे इनको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अगेन हम कंपेयर करेंगे, 90 बड़ा है कि 135 बड़ा है, तो 135 बड़ा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 135 ग्रेटर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगेन हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रीजन लेमा एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे और 135 जो हमारी ए की वैल्यू होगी और 90 जो है वो बी की वैल्यू होगी। फिर हम देखेंगे कि 90 से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे को 135 या 135 के नियर अबाउट नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 से वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए हम 91 जा करेंगे और पीछे रिमाइंडर जो बचेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करके जब हम करेंगे तो वो कितना आएगा, 45। ठीक है, अगेन हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे 90 और 45 में 90 बड़ा है तो 90 ग्रेटर हो जाएगा, तो अगेन हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। 90 हमारी ए की वैल्यू होगी, 45 हमारा बी की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 45 से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे को 90 मिल जाए या 90 के नियर अबाउट कोई छोटा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली मिल जाएगा और रिमाइंडर हमारा जो आएगा वो 0 आएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इस स्टेप को जो है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया, रिमाइंडर बिकम 0, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ भी फाइंड आउट हो गया। एचसीएफ जो होता है वो वैल्यू होती है बी वाली। ठीक है, जो बी की वैल्यू होती है उसी को हम एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ जो होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अगर आप पूरा क्वेश्चन करते हो और आप यहाँ पर मतलब बाय मिस्टेक एचसीएफ के आप 2 बता दोगे, गलत कर दोगे, तो आपने जितना भी क्वेश्चन किया होगा उसमें से आपका 1 या 2 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना है कि जो आपकी बी की वैल्यू होगी वही आपको एचसीएफ देगा। नेक्स्ट पार्ट है 196, सेकंड पार्ट आपको दिया 196 और आपको दिया 38,220। ठीक है, तो अगेन हम कंपेयर करेंगे, जो हमने कंपैरिजन किया 38,220 जो है वो ग्रेटर नंबर आया, वो हमारा ए बन गया और 196 जो है वो हमारी बी की वैल्यू बन गई। ठीक है, हम इस पे इक्विवेलेंस रीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे 196 से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे को 38220 जो नंबर मिल जाए। ठीक है, तो 196 को हम 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये नंबर मिलेगा। तो अब डायरेक्टली ये नंबर मिल जाएगा, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो फर्स्ट स्टेप में हमारा 0 आ गया और हमारा डिवाइजर जो है वो क्या है, 196, और डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि शो दैट कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1 और 6³ + 3
और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको ये दिख रहा होगा कि ये किसकी फॉर्म में, bq+r की फॉर्म में है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है वो bq+r की फॉर्म में है। इससे इंप्लाइज हो रहा है कि b की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, आपको बोला पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे कि लेट जो है वो क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा, हमें पता है कि a इज इक्वल टू bq+r इज इक्वल सच दैट कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होगा। हमारे को ऑलरेडी गिवन कंडीशन में दिया हुआ है 6q+1 6q+3, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को पता चल गया b की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो इधर भी मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट लगा दी। ठीक है, अब अगर मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, रिमाइंडर की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। अब यहाँ मैंने बताया था कि रिमाइंडर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 6 जो है वो लेस देन है ना, 6 से लेस है और 0 से ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू भी है। दैट मीन 0 भी इंक्लूडेड है और 0 से बड़ी टर्म लेनी है और 6 से छोटी। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर है a मे बी ऑफ द फॉर्म, इसकी क्या क्या फॉर्म होगी, 6 की वैल्यू, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू पुट करो, 6q+0 इज 6q प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6q+1, 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6q+2, 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6q+3, 4 ऐड करेंगे तो आएगा 6q+4, 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6q+5। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 6q, 6q+2, 6q+2, क्योंकि यहाँ पर q जो है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, जो कि एक इवन नंबर है। दैट मीन अगर हम किसी भी नंबर से हम किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे को हमेशा क्या देगा, इवन नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 देगा, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या देगा, 10 देगा। दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। आप नंबर कोई और ले लो, आप 4 नंबर इवन ले लो, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 12 मिलेगा। 4 से 12 होता है, वो भी क्या होता है, इवन नंबर होता है। आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 तो कितना होता है, 28 होता है। तो अगेन आपको क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स हम कभी भी किसी इवन नंबर के साथ कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑड हो इवन हो, हमेशा हमारे को मतलब आउटपुट में आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। इन दैट वे 6q, 6q+2 और 6q+4 क्या हो जाएंगे, हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। दैट इज दे आर डिविजिबल बाय 2। तो सो ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो therefore a can be written in the form of जो बच गए, दैट मीन 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, और ये सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स हैं जिन्होंने मार्च करना है आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स में। ठीक है, एक परेड में। इस जनरल क्वेश्चन को आपको देखोगे तो फिर आपको यहाँ बोला है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, हमें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको मार्च करना है। 2 ग्रुप बनाएंगे, इतने मेंबर्स है, 32 मेंबर्स के बीच में बिहाइंड उन्होंने वॉक करना है। ठीक है, और 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनका कॉलम का जो नंबर हो वो क्या हो, सेम हो। और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो जब भी आपको मैक्सिमम निकालना हो, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वर्ड से यही पता चलेगा कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब मिनिमम होगा, एटलीस्ट होगा, तो हमने तब क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कब हमें एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। तो उसमें एचसीएफ तभी निकालना होता है जब आपको मैक्सिमम चीज पूछी हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, मैक्सिमम बर्फीज कितनी आ जाएंगी। उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हम लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, हम एचसीएफ लेंगे। इसमें नॉर्मली आएगा कि एचसीएफ जो होगा इसका वही हमारे को देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने होंगे। ठीक है, तो अगेन ये 616 है, ये 32 है। हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके हमने करना है, एल्गोरिथम को यूज करके हमने इसे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम दोनों को कंपैरिजन किया, 616 बड़ा आया, तो ये हमारी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब ये कंपैरिजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 616 जो है हमारा बन जाएगा ए, और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 32। तो वही हमने ए की वैल्यू लगाई। अब 32 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 616 के नियर अबाउट नंबर आए या 616 नंबर ही हमारे को मिले। तो हमने 19 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 608। तो उसमें जब 8 प्लस करेंगे तो 616 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को अगेन कंपेयर करेंगे और फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 32 हमारा ए बन गया, 8 जो है वो बी बन गया। ठीक है, अब देखेंगे कि 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 32 बन जाए। ठीक है, तो 8 4 तो 32 होता है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बन गया, 0। जब रिमाइंडर 0 बन गया तो बी की वैल्यू जो होगी वही हमारे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 क्या हो गया, 8। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें कि वो मार्च कर सके वो कितने हो गए, 8। ठीक है,
यहीं तक रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।